हेलो दोस्तों, इस वीडियो में थर्ड पेपर का तीसरा यूनिट अपन पढ़ेंगे जिसका नाम है जेंडर, बालिका शिक्षा, निर्धन वर्ग एवं अल्पसंख्यक शिक्षा की चुनौतियों के बारे में अपन बातचीत करने वाले हैं। तो ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स रहेंगे जिनके ऊपर इस यूनिट में प्रश्न आने वाले हैं, तो उन्हीं को अपन हाईलाइट रखते हुए शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। पहला जो आपका यहाँ पर बात ध्यान रखनी है कि आपका जो यूनिट है तीसरा, ये 15 नंबर का है। जाहिर सी बात है एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, छोटे प्रश्न भी यहाँ से बनेंगे, तो अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश करनी है। और इस थर्ड पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर के इजीली वहाँ से देख पाएंगे। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इस तरह से क्रम वाइज वहाँ से देख पाएंगे, तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होएगी। पहला टॉपिक देखिए इस यूनिट का है जेंडर। जेंडर शब्द का जो अर्थ है महिला या पुरुष दोनों की सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति, अर्थात समाज महिला व पुरुष को किस तरह से देखता है, उन्हें किस प्रकार की भूमिकाएं, कर्तव्य, अधिकार, संसाधन आदि देता है। इस प्रकार से जेंडर एक सामाजिक व सांस्कृतिक कारक है जिसे मनुष्य ने स्वयं बनाया है। तो ये कुछ बातें जेंडर के लिए आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप जेंडर, महिला पुरुष में फ़र्क वगैरह तो वो सारे बातें जानते ही। अगर निबंधात्मक प्रश्न आता है तो थोड़ा सा विस्तार से लिखने की कोशिश करना है कि कहाँ कहाँ पर भेदभाव हो रहे हैं। बाकी आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप अपने आसपास के परिवेश में देखते हुए आ रहे हैं, फ़र्क वगैरह शिक्षा में किस प्रकार से फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें तो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो कोई ज़्यादा कुछ बताने की इसमें आवश्यकता है नहीं। इसके बाद में जेंडर पर सामाजिकरण का प्रभाव क्या पड़ रहा है तो वो बात करते हैं। देखिए, जेंडर के आधार पर सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खान पान, पोषण, रहन सहन तथा शिक्षा आदि में भेदभाव किया जाता है, जिससे बालिकाओं के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। बालिकाओं के साथ में परिवार, समाज, विद्यालय, धार्मिक संस्थाओं और सार्वजनिक स्थलों पर जो उपेक्षा और दोयम दर्जे का भाव रखा जाता है, दोगलापन रखा जाता है, उससे उनकी सामाजिकता तमाम प्रकार के बंधनों में बंध जाती है। परिवार में लैंगिक भेदभावों के कारण बालिकाओं की समुचित शिक्षा, खान पान, पोषण, पारिवारिक उत्तरदायित्व, कार्य वितरण आदि में भेदभाव किया जाता है और बालकों की अपेक्षा बालिकाओं से कार्य अधिक करवाया जाता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में समाजीकरण में जेंडर की भूमिका विद्यालयों में भी देखी जाती है। विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं भी समाज से आते हैं और उनकी जेंडर अवधारणा भेदभावपूर्ण और संकुचित होती है। भारतीय समाज पितृसत्तात्मक और पुरुष प्रधान रहा है। भारतीय समाज पुरुष प्रधान रहा है, जिसके कारण से सामाजिक धार्मिक क्रियाकलापों में दो दो नहाओ, पूतो फुलो, पुत्र जेंडर के आधार पर बालिकाओं की सामाजिक क्रियाकलापों, लोगों से मिलने, अभिव्यक्ति करने, अपनी इच्छानुसार निर्णय लेने, सार्वजनिक स्थलों पर जाने इत्यादि की मनाही महिलाओं को, बालिकाओं को होती है। तो ऐसे में काफ़ी भेदभाव देखने को मिलता है अपने समाज में। तो अगर इनके बारे में प्रश्न आता है तो आप विस्तार पूर्वक लिख पाएंगे, तो कोई दिक्कत समस्या है नहीं। इसके बाद में अगला टॉपिक यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक लिंग, प्रालिंग और सामाजिक लिंग, सालिंग, इनमें अंतर क्या है। प्राकृतिक लिंग में देखिए, यह जैविकीय या शारीरिक है, शरीर रचना में साफ दिखाई देता है। और सालिंग अथवा जो जेंडर है, जेंडर सामाजिक व सांस्कृतिक होने में इसका संबंध स्त्रियोचित और पुरुषोचित गुणों, भूमिकाओं, व्यवहार के तरीकों आदि से होता है। दूसरा यहाँ पर अंतर देखिए, प्रालिंग यह प्राकृतिक होता है और सालिंग या जेंडर यह मनुष्य द्वारा बनाया गया होता है, स्त्री और पुरुष वगैरह, और यह स्थायी है, समय स्थान के अनुरूप बदलता नहीं है प्रालिंग। और जेंडर परिवर्तनशील है और जो समय स्थान संस्कृति के साथ में बदलता रहता है। कहीं कहीं पर भेदभाव किए जाते हैं, कहीं पर नहीं किए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें। इसके बाद में अगला अंतर देखिए, प्रालिंग जो है प्राकृतिक लिंग, यह सामान्यतः बदला नहीं जा सकता है। और जो जेंडर है, इसे जेंडर समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत बदला भी जा सकता है। तो ये कुछ अंतर के बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में जेंडर समाजीकरण की अपन बात करते हैं, जिसका बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। इसमें देखिए, अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य भी नर और मादा के रूप में पैदा होते हैं, लेकिन हर समाज और संस्कृति लड़के लड़कियों की परवरिश करते समय उन्हें अलग अलग भूमिकाओं, जवाबदारी, गुणों आदि के जरिए अलग अलग रूपों में ढालने का प्रयास करते हैं। इस सामाजिक संस्कृति प्रक्रिया को जेंडर समाजीकरण कहते हैं। लड़का लड़की में जो भेद किए जाते हैं, जैसे लड़कियों को घर के कामकाज, रोटी बनाना, खाना बनाना, वो सारी चीज़ें सिखाते हैं, और लड़कों को कमाना कैसे है वगैरह, वो सारी चीज़ें पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दिलवाते हैं। तो ऐसे कुछ समाजीकरण के तौर पर बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। जेंडर समाजीकरण की प्रक्रिया के तौर पर अपन बात करते हैं कि कैसा क्या सिस्टम रहता है, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न यहाँ से आ सकता है। यह प्रक्रिया बच्चे के जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। अनेक दक्षिण एशियाई समाजों में बेटे के जन्म पर खुशियां मनाई जाती है और बेटे के जन्म पर नहीं मनाई जाती है। बेटों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकतवर और मजबूत बने, बाहर घूमें, जबकि लड़कियों को शर्मीली बनने, घर में ही रहने की हिदायत दी जाती है। ये तमाम फ़र्क जेंडर के हैं जिन्हें सामाजिक संस्कृति प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। तो ये बिंदु कुछ हो गए यहाँ पर। और बालिका शिक्षा के महत्व की अपन बात करते हैं। देखिए, एक बालक अगर शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु एक बालिका को शिक्षित करने का तात्पर्य पूरे समाज, पूरे परिवार को शिक्षित करना है। अतः भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता अधिक है।
महात्मा गांधी का कथन इस बारे में क्या रहा है, देखिए, पारिवारिक गाड़ी के सुसंचालन में स्त्री पुरुष दो पहिए स्वरूप हैं, अतः पारस्परिक समझ पैदा करने और उत्तरदायित्व निभाने की दृष्टि से स्त्री पुरुष दोनों को शिक्षित होना आवश्यक है। तो ये महात्मा गांधी जी का कथन आपको ध्यान रखना है। गांधी जी ने बालिका शिक्षा पर अधिक बल दिया। उन्होंने बाल्यावस्था से ही बालिकाओं की शिक्षा का विधान किया है। परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में स्त्रियों का इतना महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी आधुनिक भारत की अधिकांश बालिकाएं अशिक्षित हैं। तो ये बालिका शिक्षा का महत्व के बारे में कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में अपन बात करते हैं पलायन को लेकर के भी बिंदु आपके महत्वपूर्ण रहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि पलायन क्या है। पलायन के बारे में आप ये देखिए कि आजीविका के लिए समूचे परिवार के साथ में एक स्थान छोड़कर के अन्यत्र चले जाना क्या हो गया, पलायन हो गया। और छोड़ने के प्रभाव क्या पड़ेंगे, बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा कि अगर अलग अलग जगह पर जाएंगे तो वो घुमंतु परिवार वाला या फिर गाड़ोलिया जो ऐसे समाज थे जो अलग अलग जगह पर अपनी बकरियां या गायें चराकर अलग अलग स्थानों पर जाते थे, तो वहाँ पर उनकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक जगह पर टिक करके वो विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। थोड़े दिनों बाद में और फिर उनको लोकेशन चेंज करना होगा, तो शिक्षा पर प्रभाव पड़ा। पहला तो बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। अलग अलग मौसम रहेंगे तो स्वास्थ्य के अनुरूप उनको ढलने में प्रॉब्लम आएगी, तो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। बच्चों के संस्कारों पर प्रभाव पड़ेगा कि अलग अलग लोकेशन पर पता नहीं कैसे संस्कार होंगे, क्या उनकी रीति रिवाज संस्कृति होएगी, तो उससे प्रभाव पड़ेगा। बच्चों की एकाग्रता में कमी आएगी, डिफेक्ट यहाँ पर आएगा, प्रभाव आपको ये ध्यान रखने हैं। और बच्चों के विद्यालय छोड़ने के कारण भी आ सकते हैं। बच्चों का विद्यालय त्याग करने के पीछे क्या कारण है, तो उनमें पहला कारण ध्यान रखना है आर्थिक कमजोरी, यानी कि अगर परिवार की स्थिति कमजोर है तो फिर बच्चे को भी कमाने जाने पड़ रहा होगा, तो ऐसे में विद्यालय से वो दूर है, विद्यालय छोड़ दिया होगा उसने। दूसरा कारण आप यहाँ पर दीजिएगा कि पालकों का अशिक्षित होना। अगर घर वाले मतलब अभिभावक बच्चे के अशिक्षित हैं तो उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में नहीं पता है, तो फिर ऐसे में हो सकता है कि बच्चे को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं या बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं। या फिर सामाजिक दृष्टिकोण, पूरे समाज का दृष्टिकोण ऐसा हो कि शिक्षा तो गलत है, शिक्षा नहीं करवानी चाहिए, तो ऐसा कुछ अगर सामाजिक दृष्टिकोण है तो वो कारण हो सकता है। या पलायन करने का कारण हो सकता है। पलायन के बारे में आजीविका के लिए समूचा परिवार अगर अलग अलग जगह पर जा रहा है, थोड़े थोड़े टाइम में लोकेशन चेंज कर रहा है, तो ऐसे में भी पढ़ाई इफेक्ट होती है, पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। और विद्यालयी वातावरण अगर सही नहीं है तो एक ये भी कारण हो सकता है विद्यालय छोड़ने का बच्चे द्वारा। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगला एक महत्वपूर्ण बाल श्रम को लेकर के टॉपिक यहाँ पर रहता है कि बाल श्रमिकों को विद्यालय कैसे लाया जाए। बाल श्रम के बारे में हमने अलग पेपर में भी बात कर रखी है कि 1098 आपके चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, ये ध्यान रखना है आपको। और बाल श्रम करना अपराध है, और बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है ऑलरेडी, कोई दिक्कत समस्या है नहीं। और यहाँ पर विद्यालय उनको वापस कैसे लाया जाए उस बारे में ये कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं, जिनमें पहला बिंदु देखिए, समाज को जागरूक करना, बाल श्रमिकों को काम कम करने हेतु समझाना, वैकल्पिक स्कूलों का निर्माण करना जिन गाँवों में स्कूल न हो, क्षेत्र के सभी बच्चों वह शिक्षा प्राप्त करें जो उनके लिए सही हो, बच्चों के पालकों से मिलकर के शिक्षा का महत्व समझाएं और सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रही शैक्षणिक योजनाओं के बारे में उनको बताएं। तो ये कुछ यहाँ पर बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। और बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा उपलब्ध करने में समुदाय किस प्रकार से मदद कर सकता है, ये भी प्रश्न आपके आ सकता है। इसमें देखिए, पहला बिंदु, समुदाय जो स्वयं बालकों से काम न लेकर के उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित करना चाहिए, और समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर पालकों के बच्चों को आर्थिक मदद देकर के शिक्षा दिलाने में मदद करना चाहिए। अशिक्षित पालकों को शिक्षा की महत्ता बता करके समुदाय उनके बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करे तथा बाल श्रम के नुकसान उनको बताए। बाल श्रमिकों को ढूंढ करके श्रम कराने वालों को छुटकारा दिला करके उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में मदद करें। और पांचवा बिंदु है कि समुदाय के लोगों को अशिक्षित गरीब पालकों को सरकार के द्वारा होने वाली सहायता के बारे में बता करके श्रमिक बालकों की शिक्षा में मिलने वाली सहायता दिलानी चाहिए। तो ये कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था में आपको ये बिंदु ध्यान रखने हैं। पहला, सरकार की व्यवस्था पुराने परिवेश के हिसाब से शिक्षा दे ताकि बच्चे को कोई अलग ना लगे, कि विद्यालय जो उसके मातृभाषा के अनुसार हो। छात्रावास की व्यवस्था, अगर प्रवासी बच्चा है मतलब का उसका परिवार अगर एक जगह से दूसरी जगह पर आजीविका के लिए जाता रहता है, लोकेशन चेंज करता रहता है, तो ऐसे में बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा आप रखेंगे तो बच्चा वहीं पर रह करके अपनी पढ़ाई कर सकेगा। शिक्षा, रोजगार व आर्थिक व्यवस्था में सुधार आपको करना है। राष्ट्रीय स्तर के कोर्स में समानता, अगर पूरे देश में एक ही कोर्स रहेगा तो बच्चा स्थान बदलेगा तब भी उसको शिक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, शिक्षा जारी रख सकेगा। दूरस्थ तथा पत्राचार माध्यम को बढ़ावा, जिससे प्रवासी बच्चे अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगे। तो ये कुछ बिंदु प्रवासी बच्चों के बारे में ध्यान रखना है। अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में देखिए, भारत में कुछ लोग धर्म व भाषा के आधार पर जनसंख्या में कम है, अतः इन लोगों को सरकारी विकास की सुविधा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है। संख्या में जो कमी है,
मतलब भारत में मुसलमान, ईसाई, जैन आदि अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। इनके विकास के लिए अलग विभाग बने हुए हैं। अल्पसंख्यकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार काफ़ी प्रयत्नशील है। अल्पसंख्यकों के लिए उनकी बस्तियों, मोहल्लों में ही मदरसे खोले गए हैं तथा अन्य सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में भी उनको प्रवेश दिया जाता है। उन्हें सरकार की तरफ से प्रथम कक्षा में ही छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी है। तो ये कुछ बिंदु अल्पसंख्यकों के बारे में ध्यान रखना है। पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह के बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है। पूर्वाग्रह का मतलब है कि एक समूह के बारे में पूर्वकल्पित विचार, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा, पूर्व निर्णय, अर्थात वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। एक पूर्वाग्रहित व्यक्ति के पूर्वकल्पित विचार प्रमाणों के विपरीत सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति अपनी जाति और समूह के सदस्यों के पक्ष में पूर्वाग्रहित हो सकता है और उसे बिना किसी सबूत के दूसरी जाति या समूह के सदस्यों को श्रेष्ठ मान सकता है। मतलब किसी दूसरे ग्रुप के बारे में एक ग्रुप द्वारा एक संभावित कल्पना करना पहले से ही उनकी रियलिटी जाने बिना। तो ये कुछ बातें आपको पूर्वाग्रह में ध्यान रखना है। पूर्वाग्रह द्वारा सामाजिकरण किस प्रकार से प्रभावित होता है, तो इसमें देखिए पहला बिंदु, पूर्वाग्रहों के कारण मानसिक ठेस पहुंचती है कि आप पहले से ही किसी के बारे में गलत कल्पना कर रहे हो और वो अगर एक्चुअल में सही है तो फिर उसको ठेस पहुंचेगी कि आप उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। और लोगों के पूर्वाग्रहों के अनुसार ही व्यक्ति में परिवर्तन होने लगता है। व्यक्ति पूर्वाग्रहों के कारण समाज से अलग होने लगता है कि आप अगर किसी की बुराई करोगे और वो अच्छा है एक्चुअल में, तो फिर वो आपसे दूर हो जाएगा। किसी के प्रति पूर्वाग्रह पाल लेने से उससे भली प्रकार संप्रेषण नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी के बारे में गलत सोचना शुरू कर देंगे तो आप उससे कम्युनिकेशन, वो सारी स्किल नहीं कर पाएंगे, उससे बातचीत नहीं हो पाएगी। अगला बिंदु, व्यक्ति व समाज का स्वाभाविक विकास रुक जाता है। तो ये कुछ बिंदु पूर्वाग्रह के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में जेंडर पूर्वाग्रहों को दूर करने में शिक्षक की क्या भूमिका है। इसमें पहला बिंदु देखिए, निर्धारित पाठ्यपुस्तक को प्रयुक्त करते समय शिक्षक सचेत रहें तथा विषय वस्तु व उदाहरणों में इस प्रकार परिवर्तन या संशोधन करें जिसमें बच्चों को संवेदनशील बनाया जा सके। दूसरा, विविध सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित करें ताकि कक्षा में इस बात की सहमति बने कि समाज विकास में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा बिंदु, शिक्षक ऐसी जेंडर पूर्वाग्रहों से ग्रसित भाषा का उपयोग न करें जिससे महिला व पुरुष की अस्मिता एवं भूमिका रूढ़िबद्ध हो। यानी कि ना तो महिलाओं की बुराई करे ना पुरुषों की बुराई करे, दोनों के महत्व आपको बताने हैं कि दोनों की पढ़ाई ही जरूरी है। दोनों शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित होगा, समाज की उन्नति होगी। तो ऐसी बातें आपको करनी है। उसके बाद में चौथा बिंदु, शिक्षक को चाहिए कि वह अपने आसपास उपलब्ध उदाहरणों, संस्मरणों, वृत्तांतों, कहानियों, समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, फिल्म, वृत्तचित्र आदि की सहायता से बच्चों को लैंगिक मुद्दों के प्रति चिंतनशील, संवेदनशील व सचेत करने की दिशा में पहल करें। पांचवा बिंदु, शिक्षकों को अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होगा। लड़के व लड़कियों से समान व्यवहार, समान अपेक्षाएं रखनी होगी। ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं शिक्षक की भूमिका की रिगार्डिंग। इसके बाद में सच्चर समिति का प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए, मुस्लिम समुदायों की विशिष्ट समस्याओं पर विचार करने के लिए ये सच्चर समिति है। केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में, और समिति ने बहुचर्चित रिपोर्ट 2006 को सौंपी गई। और समिति ने पाया कि भारतीय मुस्लिम समुदाय कई समस्याओं का सामना करते हैं, जिसमें पहली समस्या है पहचान से जुड़ी समस्या, सुरक्षा संबंधित समस्या, शिक्षा में पिछड़ापन और अशिक्षा व भेदभाव। तो ये कुछ बिंदु आपको समस्याएं भी इनकी ध्यान रखनी है सच्चर समिति के रिगार्डिंग। इस तरह से अपना ये जो तीसरा यूनिट है ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। और इसके बाद में अपन जल्द ही बात करने वाले हैं चौथे यूनिट को लेकर के। आपको ये जो सारे यूनिट्स हैं क्रम वाइज आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन पर मिल जाएंगे, जहाँ पर आप 1 बाय 1 सारे यूनिट्स को देख करके अपनी एग्जाम तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तीसरी यूनिट में दोस्तों वैसे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, पर हमने यहाँ पर कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को ही लिया है जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, या पिछले सालों में आपने देखा होगा कि इनसे प्रश्न ज़्यादा आए हैं। तो ऐसे में इन्हीं टॉपिक्स को आपको जरूर से याद करना है, क्योंकि एग्जाम के लिए समय कम है। तो ऐसे में कुछ चुनिंदा टॉपिक्स की ही अपन बात करने वाले हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपने सारे डाउट्स अपने दूर कर लिए हैं। कोई भी डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनकी भी पढ़ाई में मदद हो सके। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।